गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप ठीक हैं सब। बाकी लोग कब तक ऑनलाइन हो जाएंगे? अभी ओनली 20 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। डू यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। वेल, जब तक दूसरे लोग नहीं आते लिंक ओपन नहीं हो रहे। अच्छा, लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहे? अटेंडी लिंक पे जाएं और ओपन हो जाएंगे। ओके वेल, तो हम जब तक दूसरे लोग नहीं आते, ऑनलाइन नहीं होते, तब तक हम लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था रिगार्डिंग एयर या हेयरिंग, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और बाद में जैसे ही बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके। ओके, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, बेटा कौन से लेक्चर अपलोड नहीं किए? लेक्चर तो अपलोड हो गए हैं। ओके, आज मैं अगेन आपको कंफर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आई थिंक सो कि अपलोड उन्होंने कर दिए हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्पेशल सेंसेस, जिसमें हमने ये कहा था कि हेयरिंग या एयर के बारे में डिस्कस किया था। अब जो एयर है, एयर की स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि एयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स होते हैं उसके। आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है और इनर एयर होता है। ओके, ओके, कल वाला लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर भी शेयर हो जाएगा। ओके ओके, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आज कंफर्म कर दूंगा अगेन ना, कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेशन करके। और यहाँ इस साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट्स के ऊपर भी आपके पास एक्सेस है, आई थिंक सो। एनी हाउ, हेयरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग। तो हम लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर्स में एयर के बारे में डिस्कस किया है हमने। ओके, तो एयर को 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आउटर एयर था। यू वेलकम बेटा। आउटर एयर था, मिडल एयर था जिसको हमने टेम्पेनिक कैविटी का नाम दिया था, और तीसरा इनर एयर था। हमने ये कहा था कि जो आउटर एयर, ये जो टोटल एयर होता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है मिडल एयर की तरफ से, मिडल एयर को डायरेक्ट करता है। जो आउटर एयर होता है, इसने क्या करना होता है, साउंड वेव को कलेक्ट करना होता है, और वो जो साउंड वेव्स होती हैं उनको मिडल एयर की तरफ कलेक्ट करना होता है। जबकि जो मिडल एयर है वो इसको इनर एयर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। तब ये एक नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, एक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, तो वो एक्शन पोटेंशियल हमने एक नर्व्स के बारे में डिस्कस किया था, वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व के बारे में। एक क्रेनियल नर्व होती है, उसका जो वेस्टिब्यूल पार्ट होता है, तो इसको आगे मैसेज कन्वे करवा देता है ब्रेन तक। वहाँ पे प्रोसेस होता है और आपको पता चल जाता है कि जो वॉइस है उसकी पिच कितनी है, टून कितनी है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है। आउटर एयर के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर ऑरिकल होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज पिन्ना, और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस होती है, दैट इज़ आल्सो नोन एज ऑडिटरी कैनाल। वेल, और स्पीड के साथ इसलिए हम रिव्यू ले रहे हैं क्योंकि लास्ट आप ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ऑरिकल या जो पिन्ना था, उसमें हमने ये कहा था कि विजिबल पार्ट ऑफ द एयर होता है, फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और इसके अंदर डीप ग्रूव्स होते हैं या रिजेस होते हैं। ये जो ऊपर प्रोमिनेंट रिजेस होते हैं उसको हेलिक्स हमने कहा था। लिब्यूल्स होते हैं या एयर लोब्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और बेसिकली ये फिब्रस और इलास्टिक एडिपोज टिश्यू का बना होता है। ओके, तो हमने ऑरिकल के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं कि बेसिकली वहाँ पे
जो पिन्ना होता है डेट इज़ आल्सो नोन एज ऑरिकल, तो ये विजिबल पार्ट ऑफ द एयर होता है। उसके बाद ये फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इसके अंदर जो डीपली ये ग्रूव होता है, ग्रूव, और इसके अंदर रिजेस बन रही होती हैं, और ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिजेस होता है उसको हेलेक्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम एयरलोब की बात करें या लिब्यूल्स की बात करें, तो वो बेसिकली फिब्रस और एडिपोज टिश्यू का बना होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, रिच इन ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद हमने एकॉस्टिक मीटर्स के बारे में डिस्कस किया था। एकॉस्टिक मीटर्स की अगर लेंथ की बात करें तो दैट वाज 2.5 सेंटीमीटर, स्लाइडली एस शेप थी। उसमें हमने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये कहा था कि जो सेरेमोनस ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली स्वेट ग्लैंड मोडिफाइड मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने सीरम या वैक्स, एयर वैक्स को सिक्रीट करना होता है। अब जो एयर वैक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है कि वो उसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल इंजाइम्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई माइक्रोब्स आता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, कोई इंसेक्ट्स आते हैं, तो वो जो एयर वैक्स होता है उनको इम्बेड कर देता है, उनको जकड़ लेता है। और जैसे ही जकड़ता है तो उसके अंदर लाइजोसोम्स होते हैं, तो ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली उसको किल कर देते हैं। कोई माइक्रोब्स आता है या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आता है, जैसे ही इसकी किलिंग हो जाती है तो उसके बाद जो टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं ये इसकी मूवमेंट हो रही होती है। तो ये जो टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट है, जब आप चीव करते हैं, जब आप स्पीक करते हैं, तो इसकी मूवमेंट होती है। इसकी मूवमेंट के साथ जो एयर वैक्स होता है ना, ये मूव कर देता है टुवर्ड्स एक्सटीरियर। तो ये इसके बाद ये आप उस कांस को जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है, एयर वैक्स कम्युलेट हो रहा होता है, उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने मिडल एयर के बारे में डिस्कस किया था। मिडल एयर दैट इज आल्सो नोन एज टेम्पेनिक कैविटी। वेट वेट वेट। ओके, ठीक है। इसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये मिडल एयर होता है जिसको टेम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है। अब मिडल ईयर के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, एक रिव्यू ले लेते हैं। इसमें हमने कहा था कि ये इरेगुलर शेप एयरफिल कैविटी होती है टोरियस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर। और इस कैविटी, ये जो कैविटी होती है बेसिकली एयर, इसके अंदर एयर सैक्स होते हैं जो कि ओपन हो रहे होते हैं इंटरक्यूबाइडल एपिथेलियम, और लेटरल वॉल्स होती हैं ऑफ द मिडल एयर जो कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बना रही होती है उनको। दूसरी जो चीज़ थी वो रूफ और फ्लोर होता है, रूफ और फ्लोर बना रहे होते हैं इस फॉर्म बाई द टेम्पोरल बोन। और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो टेम्पोरल बोन बना रही होती है विद ओपनिंग जो कि मिस्टाइड एट्रम की तरफ जा रही होती हैं, जहाँ से जो एयर पास होके एयर सेल्स तक मिस्टाइड प्रोसेस तक हेल्प आउट हो रही होती है, बन रही होती है। उसके बाद मिडल वॉल होती है, मीडियल वॉल होती है, थिन लेयर और टेम्पोरल बोन होती है, जहाँ पे दो ओपनिंग होती हैं, वन वाज ओवल विंडो एंड अदर वाज राउंड विंडो। तो ये दो विंडो की हमने बात की थी। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ओवर विंडो इज अक्लूडेड बाय द पार्ट ऑफ स्मॉल बोन जिसको स्टेप्स कहा था हमने। और जो दूसरी होती है बेसिकली, अब इसके अंदर फाइन शीट होती है फिब्रस टिश्यू की,
द ओवल विंडो इज ऑक्लूडेड बाय द पार्ट ऑफ स्मॉल बोन, जिसको हमने स्टेप्स कहा था, और राउंड विंडो होती है जो फाइन शीट ऑफ फिब्रस टिश्यू से होती है। जो एयर होती है यहाँ से पास आउट होने के बाद नेज़ोफेरिंक्स तक पहुँचती है, मिडल एयर तक आती है, ये इस तरह इसका। उसके बाद आर्टरी ऑसिकल्स के बारे में हमने बात की थी। आर्टरी ऑसिकल्स जिसमें हमने इंटरस, स्टेप्स, मिलियस के बारे में बात की थी। ये जो आर्टरी ऑसिकल्स होते हैं ये बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट करते हैं। जो मिलियस होता है इसको लेटरल हैमर शेप बोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है हैमर की तरफ होती है। इसका जो हैंडल होता है बेसिकली वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, और जो हेड है वो मूवेबल जॉइंट के साथ विद इनकस ये कनेक्ट हो रहा होता है। जो इनकस होता है ये मिडल एनवल शेप्ड होता है, और इसकी जो बॉडी होती है मीलस के ऊपर आर्टिकुलेट करती है लॉन्ग क्रॉसेस विद स्टेप्स, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो शॉर्ट पासेस के थ्रू हो रही होती है, और जिसकी फिक्सेशन हो रही होती है भाई फिब्रस टिश्यू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। स्टेप्स होता है। उसके बाद अगर स्टेप्स की बात करें तो ये मीडियल स्टेप शेप्ड बोन होती है। इसका जो हेड होता है ये आर्टिकुलेट करता है इनकस के ऊपर और फुट प्लेट इनटू द ओवल विंडो। ये लास्ट हमने कुछ डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इनर एयर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बोनी लिब्रेथम और मेम्ब्रेनस लिब्रेथम के बारे में बात की थी, डिस्ट्रीब्यूज की बात की थी, सेमी सर्कुलर कैनाल की बात की थी, कोक्लिया की बात की थी। और कोक्लिया के बारे में हमने कहा था कि ये 3 पार्ट्स कंटेन कर रहा होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो 3 कंपार्टमेंट्स में हमने ये कहा था कि स्केला टेम्पनी होता है, स्केला मीडिया होता है, ये कोक्लियर डक्ट्स होती हैं, और स्केला वेस्टिबुलाई होता है। ये 3 चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद एंड पे हमने फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग की बात की थी कि जो एयर साउंड्स हैं, ये साउंड वेव्स है वो 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कॉस्टिक मीटर्स में आती हैं, जाके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं। वहाँ से आगे ये जो एयर ऑसिकल्स हैं उनको आर्टिकुलेट करवाती हैं। देन ये एक वेस्टिब्यूलोकुलर नर्व के थ्रू एक्शन पोटेंशियल होता है, और एट द एंड हमें पता चल जाता है कि ये ब्रेन के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, और हमें पता चल जाता है कि जो वॉइस है उसकी पिच कितनी है, उसका एम्पलीट्यूड क्या था, उसकी डेंसिटी या फ्रीक्वेंसी का हमें पता चल जाता है। दैट वाज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। तो आज अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस के बारे में भी, एयर के बारे में बात की थी। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइट ऑफ दी या आई के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है। ये एक शॉर्ट रिव्यू था। ओके, आज हमने आई के बारे में डिस्कस करना है। ओके वेल, ओनली 24 प्रेजेंट। बाकी लोग कहाँ पे हैं? आप लोगों की एब्सेंट लगती रहेगी, और एट द एंड आपको यूएचएस में अलाउ नहीं करेंगे, ये देख लीजिएगा। बाकी लोग वैसे क्यों नहीं अटेंड कर रहे? आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन तो होता होगा, ग्रुप चैट भी होती होगी, बताते होंगे कि हम इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, नेटवर्क इशू है, नेट पैकेज नहीं है, कोई और वजह है। ओके, नेटवर्क इशू है। यस, यूएचएस उड़ा देगा बेटा। ओके बेटा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन लग रही है? ये जो आपको एक साइट दी हुई है जहाँ पे आप ऑनलाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे आपका नेम शो हो रहा होता है, और जब नेम आप ऑनलाइन होते हैं तो यहाँ पे नेम शो हो जाता है और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। और अगर आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अच्छा, हर कोई पैकेज अफोर्ड भी नहीं कर सकता हो, इट्स टू कॉस्टली ना। सही है, चलें ये सजेशन भी आपकी फॉरवर्ड करते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास नेट पैकेज नहीं होता, इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकते। सेकेंडली
कुछ एरियाज़ में नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, इसलिए ओनली 24 आवर प्रेजेंट। ओके, तो आज हमने स्पेशल सेंसेस में से आई के बारे में डिस्कस करना है। गुड। हाँ, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो आई है बेसिकली आर्गन ऑफ साइट है। कहाँ पे होता है? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, जो बच्चे सही सही। बेटा ये आपकी 85% मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है यूएचएस की। अगर आप 85 से हो जाएंगे तो ये कॉलेज वाले आपका एडमिशन रोक लेंगे। तो कॉलेज वालों ने एडमिशन रोक लिया तो क्या करोगे? ओके बेटा, कॉलेजेस जो हैं ये मंडे से आई थिंक फर्स्ट ईयर, ओल्ड फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो, आप लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा जैसे ही ओपनिंग होएगी कॉलेज की। ओके बेटा, सिग्नल का इशू तो हर जगह होता है, थोड़ी सी जगह जगह चेंज करके देख लिया करें। जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे होते हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होता। लेकिन वो लोग जो डेफिनेटली दूर इलाकों में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्किंग का वाकई इशू होता है, तो उनको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। आप लोगों को अगर कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर आप लोग अभी कॉलेज नहीं जाएंगे। जो ओल्ड फर्स्ट ईयर है, जो आपके सीनियर्स हैं, वो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को अभी नहीं बुलाएंगे। फिर स्पेशल सेंसेस का चैप्टर बुक में है, रोशन विल्सन की बुक में स्पेशल सेंसेस का चैप्टर है। और आज आपने ये देखना है, जो आज हमने पढ़ना है ना, उसको आपने रिव्यू करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस अगेन कर लेंगे। लेकिन मैं एक क्विज़ अरेंज कर रहा था, तो उसमें आप लोगों ने ग्रुप में शेयर किया हुआ था कि सर सिलेबस कम कर दें, चैप्टर कम कर दें। लेकिन मैंने बाद में पढ़े थे, एक दिन के बाद आपके मैसेजेस में। तो इसलिए देख लेते हैं कि टेस्ट ऑनलाइन डेफिनेटली होगा। ऑनलाइन जैसे आप क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा क्विज़ का, एमसीक्यूज़ का और एससीक्यूज़ का। तो विद इन टाइम लिमिट आपने उस एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करना होगा और एससीक्यूज़ को भी सॉल्व करना होगा। अगर आप डिले करेंगे तो वो एमसीक्यूज़ या एससीक्यूज़ आपका सबमिट नहीं होएगा। ओके, आगे बेटा रोशन विल्सन की बुक में देखिएगा, ये जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके बाद का जो चैप्टर है वो स्पेशल सेंसेस का ही है। बेटा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंक्लूडेड नहीं होगा। बाकी लाइक आज हम स्पेशल सेंसेस कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में स्पेशल सेंसेस भी एंड हो जाएंगी। ओके, टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टेस्ट अरेंज करके आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि फ़लाँ दिन टेस्ट होगा। तो वो कंफर्म हो जाएगा कि उस दिन आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पेज नंबर देखो, पढ़ने वाले बच्चों ने बता दिया है कि पेज नंबर जो है वो 207 के ऊपर ये स्पेशल सेंसेस का चैप्टर है। ये जो टाइपिंग स्पीड स्लो कितनी एक होएगी, आपको उसका टाइम दिया जाएगा और आपने टू दी पॉइंट लिखना है। अगर आपने टू दी पॉइंट वो बात कन्वे कर दी जो पूछी हुई है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं कन्वे करेंगे तो अल्टीमेटली आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यस बेटा, ये चैप्टर रोशन विल्सन में ही है, स्पेशल सेंसेस का। लेक्चर के बाद या जब आपकी क्लास आज एंड हो जाएंगी, फ्राइडे है,
तो शाम में देख लीजिएगा इस चैप्टर को एक नज़र। और अगर कहीं पे समझ नहीं आती किसी चीज़ की, कोई ऐसा वर्ड बुक के अंदर यूज़ हुआ होता है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, शुड वी कंटिन्यू? 26 हो गए हैं, 2 लोग और ऐड हो गए हैं हमारे पास। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है? ओके, मैं ये स्लाइड्स आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये बेटा ये भी बुक से बनाई हुई है, आप ये पढ़ लेंगे तो होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। और मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं बुक डाउनलोड कर सका तो मैं बुक भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, रोशन विल्सन की पीडीएफ में। आप उस बुक को डाउनलोड करके सेल में रखिएगा और सेल में ही पढ़ सकती हैं। लैपटॉप यूज़ करना चाहें तो लैपटॉप में भी पढ़ सकती हैं। इट्स अप टू यू। पहले बता देती कि हमारे पास बुक नहीं, मैं आपको डाउनलोड करके भेज देता। द स्पेलिंग मिस्टेक इज़ नॉट एन इशू, लेकिन ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश वाले ज़्यादा देख रहे होते हैं। बस मुझे पता चल जाना चाहिए कि ये वर्ड आपने लिखा है। ओके, डोंट वरी, रिकनेक्ट करके देखिएगा इसको। अगर इशू आ रहा है तो माइट बी इट विल बी सॉल्व्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको रोशन विल्सन की बुक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके आप उसको घर बैठ के भी पढ़ सकती हैं। हॉस्टल वाली हॉस्टल में ही पढ़ी रहने दें, कोई बात नहीं है। कॉलेज तो आना है आपने, जब आप कॉलेज आएंगी तो उनको ले सकती हैं। ओके, शुड वी कंटिन्यू? तो हम बात कर रहे थे कि आई की। आई बेसिकली, आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट। इट इज़ सिचुएटेड ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है, और इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज सेकंड क्रेनियल नर्व। हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सेकंड क्रेनियल नर्व है दैट इज़ नोन एज ऑप्टिक नर्व। तो आई से याद रखिएगा कि इसको जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज़ ऑप्टिक नर्व। तो ऑर्गन बेसिकली जो आई है, ऑर्गन ऑफ साइट है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज सेकंड क्रेनियल नर्व। और उस सेकंड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व है। बेसिकली अगर हम इस आई की शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप होती है, और अगर हम डायामीटर की बात करें तो ये डायामीटर वेरी कर रहा होता है। ये 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स हाइट, वेट, एक्सेट्रा। अब ये जो आई और ऑर्बिटल कैविटी के दरमियान स्पेस होती है उसको एडिपोज टिश्यू ने ऑक्यूपाई किया होता है। ओके, थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखें, हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम हो। सिग्नल प्रॉब्लम होने की वजह से आप कनेक्ट ना कर पा रही हूँ, लेकिन आफ्टर रिज्यूमिंग योर कॉलेज तो हम इसको बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के पास हाउ टू नो होगा ना कि हमने ये पहले चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसलिए आप लोगों को समझाना ईजी हो जाएगा। ओके, सेकंड क्रेनियल नर्व की बात कर रहे थे जो कि ऑप्टिक नर्व होती है, इसको सप्लाई कर रही होती है। अब जो आई और ऑर्बिटल कैविटी के दरमियान स्पेस होती है उसको एडिपोज टिश्यू ने ऑक्यूपाई किया होता है। अब ये जो बोनी वाल्व होती है और जो ऑर्बिट होता है, बेसिकली इसने आई को इंजरी से प्रोटेक्ट करना होता है। तीन चीज़ें मैंने बताई हैं। पहली ये बताइए कि जो आई होती है ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, सफेरिकल शेप होती है, और इसका जो डायमीटर है ये 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक होता है, वेरी कर रहा होता है। और जो आई और ऑर्बिटल कैविटी के दरमियान स्पेस है उसको एडिपोज टिश्यू ने ऑक्यूपाई किया होता है। और बाहर ये बोनी वॉल्व आपको नज़र आ रही है ऑर्बिट्स के बाहर, ये बेसिकली आई को ना इंजरी से प्रिवेंट कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है कि इंजरी ना हो आई को, जो ऑर्बिटल कैविटी होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 2 आईज होती हैं डेफिनेटली हर बंदे के पास, सेपरेट होती हैं जिस तरह एयर्स हैं। और इनके जो नॉर्मली फंक्शंस होते हैं ये फंक्शन एज ए पेयर सिंसिटियम के तौर पे काम कर रही होती हैं, अनटिल अनलेस के कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एक आई होगी तो उसको मोनोऑक्युलर विजन भी कहा जाता है।
ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये जो पहले चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि आई ऑर्गन ऑफ साइट होता है, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है जो कि ऑप्टिक नर्व है। और आई और ऑर्बिटल कैविटी की जो दरमियान स्पेस होती है उसको एडिपोज टिश्यू ने ऑक्यूपाई किया होता है। इसके बाद एक बोनी वाल्व होती है, बोनी वाल्व ऑफ द ऑर्बिट होती है, जिसने आई को इंजरी से प्रिवेंट करना होता है। बेटा एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में बहुत सी जगह पे होती हैं, ये स्पेशल इनकी कोई एक जगह नहीं है कि यहाँ पे हैं यहाँ पे नहीं होंगी, ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को एडिपोज टिश्यू ने कवर किया होता है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं आई की। हम स्लाइड्स के ऊपर अगेन देख लेंगे। पहले आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती है इन दी वॉल्स ऑफ द आई, जिसमें आउटर फिब्रस लेयर होती है जिसको स्क्लेरा और कॉर्निया कहा जाता है। मिडल वेस्कुलर लेयर होती है, ये यूवियल ट्रैक भी उसे कहा जाता है, जिसके अंदर कोराइड्स होते हैं, आयरिस होता है और सीलरी बॉडी होती है। ओके, और जो इनर होती है, इनर लेयर होती है, उसको इनर नर्वस टिश्यू कहा जाता है जिसके अंदर रेटिना होता है। ये 3 चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि जो आई है उसकी 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती है। आउटर टिश्यू होती है, आउटर जो लेयर होती है फिब्रस टिश्यू की होती है, ये फिब्रस लेयर होती है। आउटर फिब्रस लेयर होती है जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। मिडल लेयर होती है, जो मिडल लेयर होती है उसको वेस्कुलर लेयर या यूवियल ट्रैक भी कहा जाता है, जिसके अंदर आयरिस होता है, जिसके अंदर कोराइड होता है, और तीसरी चीज़ सीलरी बॉडी होती है। ये 3 चीज़ें मिडल लेयर के अंदर होती हैं। और जो इनर लेयर होती है ना उसको इनर नर्वस लेयर कहा जाता है जिसके अंदर रेटिना होता है। ये 3 चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम आई साइड्स इनसाइड आई की बात करें तो उसके अंदर लेंस पड़ा होता है, विट्रस बॉडी पड़ा होता है और एक्वस फ्लूइड होता है। विट्रस बॉडी, एक्वस फ्लूइड और तीसरा लेंस होता है। ये 3 चीज़ें स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल पड़ी होती हैं। अगर हम इनसाइड द आई बॉल, ओके बेटा रिपीट कर देता हूँ मिडल एयर के बारे में। पहले ये बता रहा हूँ कि जो आई बॉल होता है ना, इनसाइड द आई बॉल 3 चीज़ें पड़ी होती हैं, एक लेंस होता है, दूसरा एक्वस फ्लूइड होता है, तीसरा विट्रस बॉडी होता है। ये 3 चीज़ें आई बॉल के अंदर पड़ी होती हैं। बेटा जो मिडल लेयर होती है इसको वेस्कुलर लेयर कहा जाता है। वेस्कुलर लेयर, ये यूवियल ट्रैक किसे कहा जाता है, UVEAL, यूवियल ट्रैक किसे कहा जाता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें पड़ी होती हैं। पहला आयरिस होता है, दूसरी सीलरी बॉडी होती है, तीसरा कोराइड होते हैं। ये 3 चीज़ें मिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये आपकी तीनों जो लेयर्स हैं ना, ये फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि पहली जो लेयर होती है उसको आउटर फिब्रस लेयर कहा जाता है जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। मिडल वेस्कुलर लेयर होती है, ये यूवियल ट्रैक उसे कहा जाता है जिसके अंदर कोराइड होता है, आयरिस होता है और सीलरी बॉडी होती है। तीसरी जो होती है इनर नर्वस लेयर होती है जिसके अंदर रेटिना होता है। अगर हम आई बॉल की बात करें तो जो आई बॉल है ना उसके अंदर भी 3 चीज़ें पड़ी होती हैं। वन इज एक्वस फ्लूइड, विट्रस बॉडी और तीसरा लेंस। ये 3 चीज़ें आई बॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं इनसाइड द आई बॉल। ओके, तो पहली जो चीज़ हमने कहा है कि आउटर लेयर होती है, उसके में हमने कहा है कि कॉर्निया और स्क्लेरा होती है। ये जो वाइट पार्ट ऑफ द आई होता है ना, इसको कहा जाता है स्क्लेरा। अब इसके अंदर बेसिकली फिब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसने आई की शेप को मेंटेन करना होता है, और एक्सटेंसिक मसल ऑफ द आई को इसने अटैच करके रखना होता है। अगेन बता रहा हूँ कि जो वाइट ऑफ द आई है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आई बॉल की, और ये कंटिन्यूसली इंटीरियरली कॉर्निया के साथ अटैच हुई होती है। इसके अंदर फिब्रस मेम्ब्रेन होती है
जो उसने आई की शेप को मेंटेन करना होता है, और जो एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द आई होते हैं उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करनी होती है। तीन चीज़ें अगेन बताई हैं मैंने स्क्लेरा और कॉर्निया के अंदर। पहली जो चीज़ है मैंने ये बताया है कि जो वाइड ऑफ द आई होता है दैट इज़ नोन एज स्क्लेरा। ये बेसिकली क्या बना रहा होता है, आउटर लेयर ऑफ द पोस्टीरियर और लेटरल आई बॉल का जो एस्पेक्ट्स होता है उसको बना रहा होता है, और इंटीरियरली ये कॉर्निया के साथ कंटिन्यू रहता है, अटैच हुए पड़ा होता है। इसके अंदर फिब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसने आई की शेप को मेंटेन करना होता है, और दूसरा एक्सटेंसिक मसल ऑफ आई के साथ अटैचमेंट करनी होती है। अगर हम इंटीरियरली बात करें तो जो स्क्लेरा होता है ना, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। लाइट रेज जैसे ही इससे पास होती हैं कॉर्निया से रेटिना तक पहुंचती हैं, और जो कॉर्निया होता है ना ये बेसिकली इंटीरियरली कन्वेक्स होता है, और रिफ्लेक्ट या लाइट की जो रेज आ रही होती हैं उसको बेंड करके फोकस करके रेटिना के ऊपर डाला होता है। आई थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि अगर इसको मैं और आपके लिए इजी बना देता हूँ। मैंने ये कहा है स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में कि जो स्क्लेरा होता है इसको वाइट ऑफ द आई बोला जाता है। आउटर लेयर ऑफ द पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द आई वॉल बना रहे होते हैं। कॉर्निया के साथ ये कंटिन्यूस रहती है इंटीरियरली। इसके अंदर ओके फिब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसने आई की शेप को मेंटेन करना होता है, और उसके साथ जिसने क्या करना होता है जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई पड़े होते हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करनी होती है। अगर हम इंटीरियरली बात करें तो जो स्क्लेरा होता है बेसिकली ये क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया की। तो लाइट वेव्स या लाइट रेज जैसे ही कॉर्निया तक पहुंचती है कॉर्निया से रेटिना तक पहुंचती हैं। अब कॉर्निया क्या करता है बेसिकली, ये इंटीरियरली कन्वेक्स होता है, और इसने जो लाइट रेज आ रही होती है ना उसको बेंड करना होता है, फोकस करना होता है और रेटिना के ऊपर डाल देना होता है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे कोराइड की। कुछ समझ आ रही है? मुश्किल है ना? मुश्किल नहीं है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए थोड़ी बहुत। अच्छा, दूसरी बात होती है कोराइड। कोराइड क्या होते हैं कि बेसिकली रिच इन ब्लड वेसल्स होती हैं, डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती हैं। जैसे ही लाइट इंटर हो रही होती है ना थ्रू प्यूपल, तो ये क्या करते हैं इनके अंदर ना ये सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के अंदर उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, और जो बाहर स्कैटर्ड लाइट्स हो चुकी होती है उनको ऑब्जर्व करवा देते हैं कोराइड्स के थ्रू। ओके वेल, अगर आपको समझ आ रही है, आप 20% भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट एनफ। कोराइड के बारे में मैंने ये बताया है कि ये बेसिकली रिच ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर, चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती हैं। तीसरी चीज़, लाइट जैसे प्यूपल के थ्रू इंटर होती है ना तो ये सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं, और बाकी जितनी भी स्कैटर्ड लाइट्स आती हैं उसको ये रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। कोराइड जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। ओके, कोराइड दोबारा बता देता हूँ बेटा। ओके, तो क्लोराइड की अगेन बता देता हूँ बेटा, अगेन बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने ये कहा है जो क्लोराइड होते हैं ना बेसिकली ये जो स्क्लेरा की इनर सरफेस होती है ना पोस्टीरियरली 5 to 6 लाइंस के साथ ये अटैच हुआ पड़ा होता है। रिच इन ब्लड वेसल्स होता है, डीप चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। वेल, जैसे ही इसकी तरफ लाइट इंटर होती है प्यूपल के थ्रू तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स इन द रेटिना को स्टिमुलेट कर देता है। जितनी लाइट ऑब्जर्व हो गई, बाकी जो भी लाइट स्कैटर्ड होती है ना ये क्लोराइड उसको ऑब्जर्व कर लेता है ताकि बाकी की जो आई है उसको डैमेज ना किया जा सके या डैमेज ना हो। वेल गुड।
अब तीसरी चीज़ है हमारे पास सीलरी बॉडी। अब सीलरी बॉडी, एक बात याद रखिएगा कि ये जो सीलरी बॉडी होती है बेसिकली ये सीलरी मसल के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। ये जो कोराइड्स होते हैं, जो सीलरी बॉडी होती है, ये बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ सीलरी मसल्स। अब ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ना, ये स्मूथ मसल फाइबर होते हैं और स्कीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये सर्कुलर इन शेप होते हैं और ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ये एक्ट एज ए स्फिंक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो सीलरी मसल्स होते हैं इन्होंने लेंस को ना अटैच करके रखा होता है और उसके साथ रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो कि एक व्हील की बना रहे होते हैं, स्पोक्स ऑफ व्हील की तरह होते हैं। जैसे ही सीलरी मसल या सीलरी फाइबर्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी भी ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं और जिस लेंस का साइज और थिकनेस है उसको ये एडजस्ट कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीलरी मसल क्या चीज़ है। ओके, क्रोइड से दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ओके, पहली चीज़ है मैं सीलरी मसल के बारे में बता रहा था। बेसिकली सीलरी मसल्स जो होते हैं क्रोइड्स के कंसिस्ट ऑफ सीलरी मसल्स जो कि स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। ओके, अगेन बता रहा हूँ बेटा, आवाज़ अब उम्मीद है ठीक आ गई होगी। ओके, जो सीलरी बेटा बॉडी होती है इसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ सीलरी मसल्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं और सीक्रीटरी एपिथेलियल सेल होते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल होते हैं ये सर्कुलर इन नेचर होते हैं, सर्कुलर शेप में पाए जाते हैं और जो सीलरी मसल्स होते हैं ना ये स्फिंक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जिन्होंने लेंस को अटैच किया होता है और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना ये स्पोक्स ऑफ व्हील की तरह होते हैं। अब जैसे ही सीलरी मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये बेसिकली लेंस का साइज और उसकी जो थिकनेस होती है उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेंस की थिकनेस और लेंस की जो साइज है ये जो लिगामेंट्स होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो इसको विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जो सीलरी मसल्स हैं या सीलरी मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और ये लिगामेंट के साथ अटैच हुए होते हैं और लिगामेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली इन्होंने ना जो आई लेंस है जो लेंस है उसको होल्ड किया होता है और जैसे ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सीलरी मसल फाइबर होएगी तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये उसी टाइम जो लेंस का साइज और थिकनेस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। होप सो यू गॉट माय पॉइंट ना। अब जो दूसरे सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल क्या करते हैं कि इन्होंने एक्वस फ्लूइड को सीक्रेट करना होता है इनटू द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के अंदर। अब ये क्या है, अब इंटीरियर और पोस्टीरियर जो चैम्बर्स होते हैं जो कि स्पेस होती है बिटवीन द लेंस और कॉर्निया के दरमियान, एपिथेलियल सेल क्या करती हैं कि एक्वस फ्लूइड सेक्रेट कर रहे होते हैं इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के अंदर। ओके, अब जो सीलरी बॉडी होती है इसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सप्लाई कर रहा होता है। उसकी एक ब्रांच होती है जिसको कोलोमोटर नर्व कहा जाता है जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व है और जैसे ही उसकी स्टिमुलेशन होएगी ना तो ये क्या करेंगी कि कंट्रैक्शन ऑफ द सीलरी मसल करवाएंगी और अकोमोडेशन ऑफ आई होना शुरू हो जाएगी। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, अगेन बता रहा हूँ बेटा कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना ये बेसिकली एक्वस फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के अंदर। दूसरा ये होता है कि जैसे ये सीलरी बॉडी होती है ना इसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और वो जो सप्लाई कर रही होती है वो ओकुलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व है। अब बात कर रहे थे कि हम ऑप्टिक नर्व आई को सप्लाई कर रही होती है।
लेकिन जो कॉर्निया है, ये जो लेंस है, ये जो इंटीरियर सिगमेंट ऑफ द आई है, इंटीरियर सिगमेंट ऑफ द आई की अगर हम बात करें तो जो सीलरी बॉडी है उसको पैरासिम्पैथिक डिवीजन सप्लाई कर रही होती है, और ये जो सप्लाई हो रही होती है ये थ्रू ओकुलोमोटर नर्व हो रही होती है। ये जो ओकुलोमोटर नर्व है ये थर्ड क्रेनियल नर्व है। अब जैसे ही पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होएगी ना, तो उसके रिजल्ट में जो सीलरी मसल है उसकी कंट्रैक्शन होती है और आई की अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है। ये दैट वाज अबाउट द सीलरी बॉडी। अब चौथी चीज़ है, हमने आयरस के बारे में बात करनी है। अगर हम इन फ्रंट ऑफ आई की बात करें ना, तो आपको एक विजिबल कलर्ड रिंग नज़र आता है। विजिबल जो कलर्ड रिंग होता है उसको आयरस कहा जाता है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे ना आई को, तो आपको एक विजिबल कलर्ड रिंग नज़र आएगा और उस रिंग को कहा जाता है आयरस। ये इंटीरियरली सीलरी बॉडी तक एक्सटेंड कर रहा होता है, कॉर्निया के पीछे पड़ा होता है और लेंस के फ्रंट पे पड़ा होता है। और ये इसकी डिवीजन हो रही होती है इंटीरियर सिगमेंट ऑफ द आई इनटू इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में, जिसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है, और ये जो एक्वस फ्लूइड होता है ये सीलरी बॉडी सेक्रीट कर रही होती है। इसके अंदर पिगमेंट सेल्स होते हैं और टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर होती हैं, जिनमें वन सर्कुलर होती है और दूसरी रेडिएटिंग होती है। और इसके सेंटर की बात करें तो वहाँ पे अपर्चर होता है जिसको प्यूपल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरासिम्पैथिक ब्रांच ही क्यों सप्लाई कर रही होती है बेटा? पैरासिम्पैथिक हर जगह पे ना सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक की सप्लाई हो रही होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये अल्लाह ताला ने इसकी डिवीजन ही इस तरह की है कि अपोलो मोटर नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है, कि जब उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी होती है ना, या अकोमोडेशन ऑफ आई होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जब लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए अकोमोडेशन ऑफ आई होना शुरू हो जाती है, सीलरी मसल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ये कोऑर्डिनेशन होता है। अब एग्जैक्ट अल्लाह ताला ने ही बनाया कि इसको इसने सप्लाई करना है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि ये स्पेसिफिक क्यों होती है। अच्छा क्या बेटा, क्या समझ नहीं आ रही? हम रिपीट कर लेते हैं, समझ क्या नहीं आई? लेट मी नो। अच्छा आवाज़ कट रही है। ओके ओके, हम आयरस की बात कर रहे थे बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आयरस की बात कर रहे थे। तो आयरस में अगर फ्रंट ऑफ आई पे देखा जाए ना सामने से, तो वहाँ पे आपको एक विजिबल कलर्ड रिंग नज़र आएगा। अब ओके, ये जो विजिबल कलर्ड रिंग होता है ना, इसको आयरस कहा जाता है। ये इंटीरियरली सीलरी बॉडी तक एक्सटेंड कर रहा होता है, कॉर्निया के पीछे पड़ा होता है और लेंस के फ्रंट पे पड़ा होता है। इसकी डिवीजन हो रही होती है इंटीरियरली, इंटीरियर सिगमेंट्स ऑफ द आई होता है जो कि इंटीरियर में और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड हो रहा होता है। ओके, इसके अंदर बेटा एक्वस फ्लूइड होता है, और वो जो एक्वस फ्लूइड होता है ना उसको सीलरी बॉडी सेक्रेट कर रही होती है। ओके ओके, क्लोराइड तक थोड़ी बहुत समझ आई है, आगे से नहीं। ओके बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। क्लोराइड तक तो समझ आ गई है ना। उसके बाद हमने सीलरी बॉडी के बारे में डिस्कस किया है और आयरस के बारे में डिस्कस किया है। सीलरी बॉडी में हमने सीलरी मसल के बारे में डिस्कस किया है, सस्पेन रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में डिस्कस किया है, और जो लेंस है उसकी थिकनेस के बारे में बात की है, और ये बात की है कि वहाँ पे एक बस फ्लूइड होता है। बस ये चीज़ें थी। और इम्पॉर्टेंट उसमें ये कहा है हमने कि पैरासिम्पैथिक डिवीजन होती है जो कि ओलोमोटर नर्व, जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, उसके थ्रू वो सप्लाई हो रही होती है और वो सीलरी मसल की कंट्रैक्शन करवा रही होती है और अकोमोडेशन ऑफ आई करवा रही होती है। ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने आयरस के बारे में बात की है। अच्छा ब्रेक टाइम बेटा, बस 1 मिनट, ये आयरस को कंप्लीट कर ले। बेटा मुश्किल हो रहा है कि चीज़ आपके लिए, है ना? ओके, ब्रेक ले लें 10 मिनट के लिए।
ओके जी बेटा, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। सो आप रिज्यूम कर ले, वापस आ जाएं। ओके, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आयरस के बारे में, और क्वेश्चन वाज दैट कि इनसाइड द आई बॉल क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो लेंस होता है, इक्वस फ्लूइड होता है और विट्रस बॉडी होता है। तो आयरस के बारे में हम बात कर रहे थे कि आयरस बेसिकली क्या है। अगर फ्रंट ऑफ दी आई पे देखा जाए तो एक कलर्ड विजिबल रिंग आपको नज़र आएगा, तो उसको आयरस कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये कहा है कि इसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है जिसको सीलरी बॉडी सिक्रीट करते हैं। यस, इसके अलावा हमने ये कहा है कि ये सर्कुलर बॉडी होती है जिसके अंदर पिगमेंट सेल्स होते हैं, टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं, जिनमें एक सर्कुलर होती है और दूसरी जो होती है रेडिएटिंग होती है, और इनके दरमियान एक अपर्चर होता है जिसको हमने प्यूपल का नाम दिया है, प्यूपल कहा जाता है। अगेन जो आयरस है ना, इसको बोथ सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब इसमें याद रखिएगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करती है, और जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो डायलेट करती है। यहाँ पे इसकी अपोजिशन ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करती है, और जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो डायलेट करती है। इसका जो इफेक्ट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का जो इफेक्ट ऑन हार्ट है वो अपोजिट है। अगर हम हार्ट की बात करें तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो हार्ट रेट को बढ़ाती है, ओके। अगर हम आयरस के कलर की बात करें तो ये बेसिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और दूसरी जो चीज़ होती है ये नंबर ऑफ पिगमेंट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बेटा, आवाज़ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कट रही होती है। हम आयरस की बात कर रहे थे, तो ये बता रहा था कि जो आयरस है ना, इसको जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई कर रही होती हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है ना, वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, और जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो डायलेट करवाती है। और जो इसका आयरस का कलर होता है ये जीन्स के ऊपर डिपेंड कर होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और दूसरी जो चीज़ है वो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ जो पिगमेंट सेल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और वो पेशेंट्स या वो बंदे जिनका वाइट कलर होता है, दैट आर नोन एज एल्बिनो, तो उनके जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो होते ही नहीं हैं। और या पीपल्स विद ब्लू आइज हैव फ्यूअर देन दोज विद ब्राउन आइज। ये हमने आयरस के बारे में डिस्कस किया है कि आयरस का जो कलर होता है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और दूसरा नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितने हैं। और ऐसे बंदे जो कि जिनका वाइट कलर होता है, अल्बिनो उनको कहा जाता है, उनमें पिगमेंट सेल्स नहीं होते। इसके बाद हमने लेंस की बात करनी है कि लेंस बेसिकली क्या होता है कि लेंस जो है हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कन्वेक्स बॉडी होता है, प्यूपल के बिहाइंड पे पड़ा होता है, फिब्रस कैप्सुलेटेड होता है, फिब्रस का कैप्सूल होता है, सीलरी बॉडी के अंदर सस्पेंड होता है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। सीलरी बॉडी के अंदर ये सस्पेंडेड होता है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट है, और इसकी जो थिकनेस है ये डिपेंड कर रही होती है सीलरी मसल के ऊपर, सस्पेंसरी लिगामेंट के ऊपर। और जो लेंस है ये रिट्रैक्ट कर रहा होता है लाइट रेस को।
जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन ये रिट्रैक्ट होके लेंस के ऊपर आके डलती है। और जो आई की पावर होती है ये डिपेंड कर रही होती है उसकी रिफ्रैक्टरी पावर के ऊपर, और ये एज के साथ ये चेंज होना शुरू हो जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, समटाइम्स ऐसे होता है कि सपोज एज की वजह से आप अगर एयर वाइट हो गए हैं तो जो आई है वो उसका कलर तो वाइट नहीं होगा ना, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा नंबर ऑफ सेल्स, पिगमेंटेड सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर मेलानिन सिक्रीट ही नहीं होता, मेलिनोसाइट्स मेलानिन सिक्रीट ही नहीं करते, तो वो उनका जो कलर स्किन कलर होता है वो वाइट होता है, को कहा जाता है एल्बिनो। तो अब उनमें क्या है कि बेसिकली पिगमेंट सेल नहीं है। अगर पिगमेंट सेल नहीं होंगे या मेलिनोसाइट्स नहीं होंगे वो मेलानिन सिक्रीट नहीं करते, मेलानिन सिक्रीट नहीं होगा और जो मेलानिन है ये जो स्किन का कलर है ये डिटरमाइन कर रहा होता है। अगर मेलिनोसाइट्स मेलानिन सिक्रीट नहीं करेंगे तो जो स्किन का कलर है वो वाइट रह जाएगा, उसको एल्बिनो कहा जाता है या अल्बाइनिज्म कहा जाता है। ओके, तो लेंस की बात कर रहे थे कि ये हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकन्वेक्स बॉडी होता है, बिहाइंड द प्यूपल पड़ा होता है और फिब्रस कैप्सूल के अंदर ये इनक्लोज्ड होता है। वहाँ पे इसको जो सस्पेंसरी बॉडी होती है या सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उन्होंने इसको कवर किया होता है, अटैचमेंट दी हुई होती है। और लेंस क्या करता है कि ये जो लाइट रेज आ रही होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द आई के ऊपर डाल रहा होता है, जिसके रिजल्ट में जो आई की पावर है जो कि रिफ्रैक्टरी पावर है उसके ऊपर डिपेंड करा रहा होता है। जब सीलरी मसल की कंट्रैक्शन होती है तो ये फॉरवर्ड मूव करता है और इसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नियरर व्यूज होना शुरू हो जाता है। जितना लेंस थिकर होएगा उतनी उसकी फोकसिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जितना हम क्लोज व्यू करेंगे तो उसकी फोकसिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो आइज़ को नियर शो होना शुरू हो जाएगा, और जितनी फोकसिंग एबिलिटी कम होएगी वो दूर होना शुरू हो जाएगा। लेंस, दैट वाज अबाउट लेंस। अब तीसरी चौथी जो चीज़ है वो रेटिना है। रेटिना में हमने ये कहा था कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है और इसके अंदर अडाप्टेशन होती है, लाइट रेज अडाप्टेशन करवा रही होती है बेसिकली। इसके अंदर भी सेवरल नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिनमें एक्सोन्स हैं, और उसके अलावा पिगमेंट लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल होती है। इसके अलावा जो रेटिना होता है ना इसके अंदर 3/4 ऑफ आई बॉल होती हैं। बेटा लेंस की समझ नहीं आई। लेंस अगेन बेटा बता देता हूँ कि लेंस में क्या है। लेंस हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकन्वेक्स बॉडी होता है, प्यूपल के पीछे पड़ा होता है, और फिब्रस इसके बाहर फिब्रस कैप्सूल होता है, और सीलरी बॉडी सस्पेंड कर रही होती है, सीलरी बॉडी के अंदर सस्पेंडेड होता है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट, उन्होंने इसको होल्ड करके रखा होता है। ओके, और इसकी जो थिकनेस होती है ये सीलरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं, वापस आती हैं। ठीक है, वापस आने के बाद ये लेंस के ऊपर पड़ती हैं और लेंस के अंदर अकोमोडेशन होती है। अब जब सीलरी मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करता है। ओके, जैसे फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये जो लेंस है ये अपनी जो पुलनेस की पावर है उसको रिलीज करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ने के रिजल्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो मोर विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जैसे हेयर के कलर है वैसे के कलर होता है ना उसमें।
बेटा आपकी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर जेनेटिक मेकअप है और हर सेल जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। अब बेसिकली जेनेटिक मेकअप है ना, इसने सेल की लाइफ को डिटरमाइन करना होता है, उसकी कोडिंग करनी होती है। अब बेटा ये जो कोडिंग है ये इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, जो जीन्स हैं उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं कि जो हेयर का कलर होता है सेम कलर आईज का भी होता है, लेकिन मोस्टली एक बात आपको बता दूं कि ये जो ब्लूज आई होती हैं ना, आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि जो ब्लू आई होती हैं उनका जो हेयर का कलर है वो भी ब्लू होता है। अब जो हेयर का कलर है वो डार्क ब्राउन है, ब्लैक भी नहीं है, डार्क ब्राउन हेयर का कलर है। नो डाउट आई का कलर जो होता है ये डार्क ब्राउन होता है, लेकिन अगेन आपको बता रहा हूँ कि बेटा ये ना जीन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और नंबर ऑफ पिगमेंट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जितने ज़्यादा पिगमेंट सेल होंगे उतना ज़्यादा उसका जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। अगर पिगमेंट सेल कम होंगे तो वो कलर डार्क नहीं होगा। सेम कंडीशन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है मेलिनोसाइट्स की, मेलानिन की। आपका जो स्किन कलर है ना दैट इज डिटरमाइंड बाय मेलिनोसाइट। अब मेलिनोसाइट्स ने मेलानिन को सिक्रीट करना होता है। अब एक दफ़ा आप रिवाइंड कीजिएगा कि जब गर्मियाँ होती हैं ना तो आपका जो स्किन का कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है। उसका क्या इफ़ेक्ट है कि वो जो सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो जो मेलिनोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब मेलिनोसाइट्स जितने ज़्यादा एक्टिवेट होंगे वो मेलानिन को ज़्यादा सिक्रीट करती हैं। अब जो मेलानिन जितना ज़्यादा सिक्रीट होएगा तो वो स्किन का कलर को डार्क करना शुरू कर देता है। अब सर्दियों में इसके अपोजिट होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं सनलाइट कम होती है तो जो मेलिनोसाइट्स हैं वो कम एक्टिवेट होते हैं, कम स्टिमुलेट होते हैं, तो उसके रिजल्ट में मेलानिन कम रिलीज होता है, तो आपके स्किन का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन विद द प्यूपल है कि जब अगर जो नंबर ऑफ पिगमेंट सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो डार्क कलर होना शुरू हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ पिगमेंट सेल कम होंगे तो वाइट कलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एट सम एक्सटेंट आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जो हेयर का कलर होता है और जो आई का कलर होता है ये सेम होता है समटाइम्स। जैसे आप कह रही हैं कि हेयर का कलर डार्क ब्राउन है, डेफिनेटली है। अब आई का कलर भी डार्क ब्राउन है, लेकिन कुछ पेशेंट्स कुछ लोगों के अंदर इसकी वेरिएशन हैं, जिस तरह ब्लू आईज होती हैं तो उनके कलर जो हेयर कलर है वो ब्लू तो नहीं होता ना। तो ये वेरिएशन आती रहती है, ये जीन्स की कोडिंग होती है बेसिकली। यू गेट माई पॉइंट ना। ओके, तो रेटिना की बात कर रहे थे। इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि नर्वस टिश्यू होती है, इसके अंदर अडाप्टेशन होती है, लाइट रेज जैसे ही आती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, ये अडाप्टेशन करवा रही होती हैं। इसके अंदर सेवरल नर्व सेल्स पड़े होते हैं, सेवरल नर्व बॉडीज़ पड़ी होती हैं जिनमें एक्सोन्स हैं, और ये हमेशा पिगमेंटेड होती हैं, पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल होती हैं। और ये लाइट सेंसिटिव जो लेयर्स होती हैं ये बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं। और वेलकम बेटा। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये लाइट सेंसिटिव लेयर्स होती हैं जिसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टर्स दो तरह से होते हैं। एक को रॉड्स कहा जाता है, दूसरे को कोन्स कहा जाता है। तो ये जो रॉड्स और कोन्स होते हैं बेसिकली ये लाइट सेंसिटिव सेंसरी रिसेप्टर्स होती हैं। अब इनके अंदर क्या चीज़ होती है कि ये जो रॉड और कोन्स होते हैं इनके अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो लाइट आ रही होती है ना उनको कन्वर्ट करके लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में जनरेट करना होता है, नर्व इम्पल्स की तरफ मूव करवा देते हैं। अब ये जो नर्व सेंटर्स होता है नियर द अगर पोस्टीरियर पार्ट पड़ा है तो उसको मिकुला ल्यूटिया ल्यूटिया कहा जाता है, और उसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा क्या इसके अंदर एक येलो स्पॉट होता है। अब बेसिकली ये नियर द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट होता है मिकुला ल्यूटिया। और अगर हम ये येलो स्पॉट की बात करें तो ये बेसिकली लाइट डिप्रेशन होता है, छोटा सा स्पॉट होता है और उसके अंदर ये उसका ये डिप्रेशन होता है, उसको कहा जाता है फीवर सेंट्रैलस, FOVEA CENTRALIS।
अब ये जो फ्यूरस सेंट्रलस होता है इसके अंदर कोन्स पड़े होते हैं। अगर हम इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द रेटिना बात करें तो वहाँ पे ये कोन्स ज़्यादा होते हैं, फ्यूअर कोन्स होते हैं, रॉड ज़्यादा होते हैं। अब ये जो मिकोला ल्यूटिया होता है ना, इसके बाहर नर्व फाइबर्स पड़े होते हैं रेटिना के, और उन्होंने ऑप्टिक नर्व को कवर किया होता है। ओके, मिकुलर ल्यूटिया बेसिकली ल्यूटिया LUTE ये है। बेसिकली ये इसको ना येलो स्पॉट कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है कि ये येलो स्पॉट होता है ना, अगर हम रेटिना की लाइंस की बात करें तो ये 3/4 ऑफ आई बॉल होती हैं और बैक साइड पे ये थिकनेस होती है। अगर हम इंटीरियरली बात करें तो बिहाइंड द सीलरी बॉडी सेंटर पड़ा होता है, और ये सेंटर के साथ ही एक स्पॉट होता है जिसको मिकोला ल्यूटिया या येलो स्पॉट कहा जाता है। अब ये येलो स्पॉट बेसिकली एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको फ्यूआ सेंट्रैलस कहा जाता है, और ये जो फ्यूआ सेंट्रैलस है इसके अंदर कोन्स पड़े होते हैं, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना पे कोन्स कम होते हैं, रॉड ज़्यादा होते हैं। और जो मिक्यूलर लीटिया होता है ना, बेसिकली ये नर्व फाइबर्स ऑफ द रेटिना को इन्होंने कवर किया होता है, और जो इसके ऊपर बैर ये मिल के ऑप्टिक नर्व बेसिकली बना रहे होते हैं। अगेन बता रहा हूँ बेटा, ये जो मिक्यूलर लीटिया होता है ना, ये ऑल नर्व फाइबर्स ऑफ द रेटिना इसको कवर करके ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। ओके, तो वो एरिया जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व, होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है, ये लीव कर रही होती है, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ये ब्लाइंड स्पॉट का दूसरा नाम ऑप्टिक डिस्क भी है। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये ऑप्टिक डिस्क होता है, ये लाइट सेंसिटिव सेल होते नहीं हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, लाइट सेंसिटिविटी होती नहीं है। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में, हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी। पॉइंट वाले की बात अगेन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की कि एक मिकोला ल्यूटिया होता है जिसको येलो स्पॉट कहा जाता है, दूसरा फीवर सिंड्रेलस होता है जिसके अंदर कोन्स होते हैं। और एरिया, वो एरिया स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व होती है वो लीव कर रही होती है आई को, उसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, जिसके अंदर कोई लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स नहीं होती। ये आईज के बारे में आज हमने आई के बारे में डिस्कस किया है। अभी बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है जिसमें हमने ऑप्टिक नर्व जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है उसके बारे में डिस्कस करना है, ऑप्टिक चास्मा के बारे में डिस्कस करना है, ऑप्टिक ट्रैक्स के बारे में डिस्कस करना है, और फिजियोलॉजी ऑफ साइट के बारे में डिस्कस करना है। तो रेदर देन कि हम ये चीज़ें डिस्कस करें तो हम थोड़ा सा स्लाइड्स को देख लेते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। होप्स हो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी यस की। ओके, तो अगर हम स्लाइड्स के ऊपर आएँ तो स्लाइड्स के ऊपर ओके बेटा, सेंसरी रिसेप्टर रिपीट कर दूंगा। सेंसरी रिसेप्टर्स अगर आप स्लाइड्स के ऊपर देखिएगा तो ये बेसिकली रिसीव्स और जनरेट्स इंपोर्ट्स ये सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशल सेंसर्स में हमने आई की बात की, वियंस जिसको कहा जाता है आई और वियंस के रिलेटेड, और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है जैसे लाइट एनर्जी इज ट्रांसड्यूसेड इनटू न्यूरल एक्टिविटी, लाइट जैसे ही पड़ती है उसके बाद ऑप्टिक नर्व तक जाती है, ऑप्टिक नर्व अगेन इसको प्रोसेस करवा देती है, और ये जो न्यूरल एक्टिविटी होती है प्रोसेस बाय द ब्रेन। फॉर एन analogy you can imagine taking a picture with the camera. The eye is the camera, and the retina, which is specialized part of the brain at the back of the eye, is the film, and the parts of the brain that process visual information is the Photoshop. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये इसमें एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि
अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैमरा है ना, ये किस तरह काम करता है, ये जो आपकी आई है ये इस तरह किस तरह के काम कर रही होती है बेसिकली। तो यू कैन इमेजिन, जब आप एक कैमरा से पिक्चर ले रहे होते हैं, बेसिकली द आई एज अ कैमरा, और जो रेटिना है विच इज़ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन एट द बैक ऑफ द आई डेफिनेटली, और इज द फिल्म द पार्ट ऑफ द ब्रेन that process visual information as a Photoshop. Okay, तो ह्यूमन विजुअल सिस्टम permits light reflected of distant objects। तो ये क्या होता है कि localized relative to individual within his or her environment, identify base of the size, shape, color और past experience के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, perceived to be moving or not, और डिटेक्टेड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ लाइटनिंग कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जैसे लाइट इंटर होती है इज फोकस ऑन द रेटिना, रेटिना कन्वर्ट्स लाइट्स एनर्जी इनटू न्यूरल एक्टिविटी, एक्सोन्स ऑफ द रेटिनल न्यूरॉन आर बंडल्ड टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, और उसके बाद विजुअल इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा होता है। जैसे ही लाइट इंटर होएगी तो ये रेटिना के ऊपर फोकस होती है, और जो रेटिना है ये लाइट एनर्जी को न्यूरोनल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही न्यूरोनल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट होएगी तो ये न्यूरॉन एक्सोन्स ऑफ द रेटिनल न्यूरॉन्स और बंडल्ड टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व बन जाएगी, और ये मैसेज जो विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही थी ये सेवरल ब्रेन स्ट्रक्चर तक जाएगी जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी, और आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, इसके अलावा हम आइस की बात करें तो आर्गन ऑफ सेंस ऑफ लाइट है, 3 लेयर्स जो कि हमने ओवरव्यू में डिस्कस किए हैं। आउटर लेयर होती है जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होता है, मिडल लेयर होती है कंसिस्ट ऑफ कोराइड, सेलरी बॉडी और आयरस होता है, और इनर लेयर होती है जिसके अंदर रेटिना होता है जिसको नर्वस लेयर भी कहा जाता है, मिडल मस्कुलर लेयर भी कहा जाता है, आउटर फिब्रस लेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं अटैच टू द आई एंड द स्कल एंड अलाउ मूवमेंट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर ग्रास एनाटॉमी की बात करें, क्योंकि हमने पहले ही चीज़ें डिस्कस की हैं कि फंक्शन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ द आई क्या हो सकते हैं, स्क्लेरा और स्क्लेराइड लेयर, वाइट ऑफ द आई जिसको कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट फॉर्म द आई वॉल, इट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होती है दैट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ द आई एंड प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट ऑफ मसल्स दैट मूव्स द आई, जिसको हमने सेंसरी लिगामेंट भी कहा जाता है, सस्पेंडेड लिगामेंट्री मसल भी कहा जाता है, या रेडिएटिंग सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहा जाता है। कंजक्टिवा होता है मेम्ब्रेन इनसाइड द आईलिड अटैच्ड टू द स्क्लेरा, कॉर्निया होता है द ट्रांसपेरेंट सरफेस covering the iris and the pupil, a clear dome-shaped part of the sclera covering the front of the eye through which the light enters the eye. Interior chamber होता है a small chamber between the cornea and the pupil, हमने already discuss किया है। Aqueous humor होता है fluid behind the cornea, clear fluid होता है that fills the interior chamber of the eye and helps to maintain the shape of the cornea, providing most of the nutrients for the lens and the cornea and involved in the waste management in the front of the eye. कोराइड लेयर होती है मिडल लेयर ऑफ द आई कंटेनिंग मेनी ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, कोराइड लेयर होती है, सीलरी बॉडी होती है, द सीलरी बॉडी इज अ सर्कुलर बैंड ऑफ द मसल एंड इज कनेक्टेड एंड सिट्स इमीडिएटली बिहाइंड द आइरस। एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसने क्या करना होता है, लेंस के अंदर शेप चेंज करनी होती है, फोकसिंग करनी होती है। उसके बाद आयरस पड़ा होता है, जो आयरस होता है बेसिकली ये सर्कुलर मसल्स होते हैं दैट कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपल। द पिगमेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द कोराइड लेयर एंड कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर कलर डिटरमाइंड हो रहा होता है, जो कि हम जेनेटिकली बात कर रहे थे, या नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा इसका जो कंट्रोल है अमाउंट ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही आई के अंदर लाइट इंटर होती है तो जो प्यूपल का साइज है ये कंस्ट्रिक्ट और डायलेट हो रहा होता है। और एल्बिनो की अगर हम बात करें तो ओनली हैज़ ए ब्लड वेसल्स, नो पिगमेंट सेल्स नहीं होते, सो इट्स अपीयर्स रेड और पिंक बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स।
लेंस की बात करें तो बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती है लोकेटेड जस्ट बिहाइंड आइरिस, फोकस इज लाइट ऑन टू द रेटिना कर रहा होता है, लाइट और स्मॉलर होल एंड अलाउज द लाइट टू रीच द रेटिना तक ये पहुंचा रहा होता है। विट्रस की बात करें तो थिक होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है दैट फिल्स द सेंटर ऑफ द आई। इसके अलावा इट इज़ मोस्टली वाटर एंड गिव्स द आईज इट्स फॉर्म एंड शेप, सो कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। जो रेटिना होता है, एक्सोन्स ऑफ द रेटिना लिविंग द आई, सेंसरी टिश्यू होते हैं दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट आर रिलेट टू द ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व। और जो ऑप्टिक नर्व होती है, द नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक अपीयरेंस बेसिकली कैसे होती है कि रेटिना सीन थ्रू द प्यूपल्स इन फोटोग्राफ, द थ्रेड अपीयरेंस ऑफ द आई इज एक्चुअली द रेटिना फोटोग्राफ, जो कि हमने पहले ही बात की है। डबल फ्लैश कैमरा काजेज द प्यूपल टू कंस्ट्रिक्ट, ऑप्टिक डिस्क होती है जिसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम भी कहा जाता है। नो विजन इज पॉसिबल क्योंकि वहाँ पे लाइट सेंसिटिविटी नहीं होती। ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट्स हो रही होती हैं, द वेसल्स शेडो ऑन द रेटिना। और ऑप्टिक नर्व्स होती है, फाइबर एग्जिस्ट कर रहे होती हैं और कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते। इसके अलावा मेकोला की हमने बात की है, एरिया ऑफ रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन। और सेंट्रल विजन के लिए हमारे पास जो एरिया होता है उसको मेकोला कहा जाता है, और फीवा होता है सेंटर ऑफ द रेटिना वेयर मोस्ट ऑफ द कॉर्निया कोन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि हमने पहले ही बात की है इसकी। कॉमन आई डिफेक्ट्स ये हम माइट भी नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लें, और ग्रास एनाटॉमी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि आपको चीज़ें कैसी विजुलाइज होती हैं, तो ये होप सो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। तो अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि जितना हमने पढ़ा है उसको रोशन विल्सन की बुक से ज़रा टैली कीजिएगा, कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। कोई वर्ड है यूज़ ऐसा हुआ है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, और बाकी ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और एज वेल एज जो रोशन विल्सन की बुक है वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि अगर डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ में, मैं आपको वो भी व्हाट्सएप कर दूंगा, उससे भी आप देख लीजिएगा इसको। ओके, तो बाकी लोगों को बता दीजिएगा कि जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो यूएचएस में आप लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।